आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर पिछले कुछ महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है और शेयर एक रेंज में अटका हुआ है। अब यहाँ पर किसी को शेयर को लेने की इच्छा नहीं है क्योंकि शेयर के अंदर तेजी नहीं आ रही है। और यहाँ तक की बात है, कुछ लोग बाग तो बैंक को लेकर ऐसे भी कमेंट करने लगे हैं कि ये बैंक देखा जाए अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला बैंक नहीं है, या आप कह सकते हैं बैंक के ऊपर ही सवाल उठाने को तैयार हैं क्योंकि कुछ महीने से बैंक का शेयर चला नहीं है। और यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है, जैसे जीक्यूजी पार्टनर जैसे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अडानी के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो तो इस कंपनी के शेयर 89 रुपीज़ के प्राइस पर खरीद रहे हैं। उन्होंने तो शेयर खरीदे हैं, पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर अब इस बैंक को लेकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि बैंक का शेयर चल नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, बैंक का शेयर जिस दिन चलेगा उस दिन सबको यहाँ पर इसमें न्यूज़ दिखाई देगी, सब इसके अंदर खबरें ढूंढेंगे, खरीदने आएंगे, क्या हो गया बैंक के अंदर, सब उस समय सर्च करेंगे। पर अभी कोई नहीं सर्च करेगा क्योंकि सबको वही शेयर अच्छा लगता है जब वो चलने लगता है। चलने से पहले किसी को नहीं लेना है क्योंकि उस समय वो बैंक या बैंक का शेयर या किसी भी कंपनी का शेयर वो खराब शेयर है क्योंकि वो चल नहीं रहा है। और जिस दिन ये शेयर आपको थोड़ी बहुत तेजी दिखाएगा, या आप कह सकते हैं 20-30% की तेजी दिखा देगा एकदम से, तो फिर यहाँ पर लोग बाग कहने लगेंगे कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है। पर आपने कभी ये सोचा है कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी बैंक बनने में कितना समय लगा है? सन 2000 में 50 रुपए का शेयर तो था, ये बात बिल्कुल ठीक है। 23 साल के अंदर आप रिटर्न देखिए उस बैंक के अंदर आया है, कोई 2 दिन में नहीं आया है। इट मीन्स लोगों ने उसके अंदर पैसा लगा के सेटिंग करी है, जिन्होंने पैसा बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, हम सभी अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते रहते हैं और हम लोगों का मन है कहीं ना कहीं मल्टी बैगर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में मिले और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ऐसे शेयरों के साथ बैठा जाए या ऐसी कंपनियों में सेटिंग करी जाए। पर मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है, जब भी आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ पाएंगे। और मल्टी बैगर स्टॉक आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा, किसी के कहने पर नहीं मिल जाएगा। जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं समझेंगे, उसके पास्ट के बारे में नहीं समझेंगे, उसके प्रेजेंट के बारे में नहीं समझेंगे और उसके फ्यूचर के बारे में नहीं समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप कभी जीवन में मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ पाएंगे। और कई बार मल्टी बैगर स्टॉक हमारे सामने होता है, वो हमें उस समय नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमने उस कंपनी को समझा ही नहीं है। पर जब वो मल्टी बैगर बनने लगता है, या कह सकते हैं मल्टी बैगर बन जाता है, फिर उसके बाद हमें समझ में आता है कि इसके अंदर तो मल्टी बैगर बनने के गुण थे। अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स दिए जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बैंक एक मल्टी बैगर बैंक बनने की क्षमता रखता है अगर देखा जाए, और मैं कहूँगा एक मोस्ट प्रोमिसिंग बैंक दिखाई देता है। जिस हिसाब से इस बैंक ने प्री मर्जर जो वादे शेयर होल्डरों के साथ किए थे, जो मैनेजमेंट ने करे थे, आज उस बैंक ने काफ़ी कुछ उसमें से अचीव करा हुआ है, जो इस बैंक की स्ट्रेंथ को लेकर बताता है या इस बैंक के मैनेजमेंट को बताता है ना। हाई क्वालिटी इस बैंक का मैनेजमेंट है और ये बैंक देखा जाए लगातार अपनी विस्तार कर रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी को ये बैंक अपना रहा है और इस बैंक ने मार्केट में देखा जाए अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और जो लोग बाग इस बैंक को लेकर छोटे मोटे टारगेट के लिए बैठे हैं, उनको लगता है कि ये बैंक 10-20-50% का रिटर्न आपको आने वाले समय में दे देगा, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इस बैंक को लेकर गलत सोच रहे हैं। उन्हें अपने लक्ष्य को काफ़ी बड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि बैंक के अंदर जो चल रहा है वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मल्टी बैगर स्टॉक देख रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है आपकी वो सर्च ये बैंक पूरी कर सकता है इस बैंक को, अगर आप ध्यान से समझेंगे। आप में से बहुत कम लोग वी वैद्यनाथन जी के बारे में जानते होंगे, जो एमडी एंड सीईओ हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। और ये देखा जाए तो रिटेल सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। और वैद्यनाथन जी जो हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनने से पहले कैपिटल फर्स्ट के एमडी एंड सीईओ थे। कैपिटल फर्स्ट का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर विलय होता है जब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रिएट होता है। और कैपिटल फर्स्ट ने अगर देखा जाए तो लगभग 10 सालों के अंदर 7 गुना का रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर्स को।
कैपिटल फर्स्ट के अगर हम शेयर की बात करें, लगभग 120 रुपये का था सन 2012 के अंदर, 2012 के अंदर, और 2018 तक लगभग 845 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका था। तो देखा जाए वी वैद्यनाथन जी की जो जर्नी थी कैपिटल फर्स्ट के अंदर, वो एक मल्टी बैगर जर्नी रही शेयर होल्डर्स के लिए। और उस समय जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर थे, वो आज भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर बरकरार हैं, क्योंकि बैंक ने उनको काफ़ी बड़ा पैसा बना कर दिया है। और उस इन्वेस्टर का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, वॉर्नबर्ग पिंकस जो हैं, वो इस कंपनी के अंदर शुरू से इन्वेस्टेड हैं और आज भी इस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टेड हैं। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोटे प्राइस टारगेट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है। मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक दिखाई देता है, उसके पीछे भी जो कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अच्छी कंपनी के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको बताया कि वो इस कंपनी के अंदर वो मैनेजमेंट मौजूद है। 100 रुपये से कम के प्राइस की कंपनी में इस तरीके के मैनेजमेंट मिलने आसान नहीं होते, जो इस समय आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक के अंदर मिल रहे हैं। तो ये इस बैंक के फ्यूचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। फिर कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो पिछले 5 सालों के अंदर भी इस बैंक ने अचीव की हैं, यानी कि मर्जर के बाद भी बैंक ने जो चीज़ें हासिल की हैं वो भी ये बताती हैं कि बैंक ऑन राइट पाथ है। अगर आप बैंक के डिपॉजिट की बात करें, डिपॉजिट यानी कि जो बैंक के पास पैसा आता है या बैंक के जो ग्राहक हैं जो पैसा जमा कराते हैं, तो डिपॉजिट की अगर हम बात करें, इस बैंक के पास लगभग 38,445 करोड़ 38,455 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था दिसंबर 2018 के अंदर। जो देखा जाए सितंबर 2023 यानी कि पिछले क्वार्टर तक लगभग 1,64,726 करोड़ रुपए हो चुका है। मर्जर के बाद इस बैंक ने अपने बिजनेस को लगभग 4.5 टाइम्स के करीब बढ़ाया है। अगर देखा जाए मोटा मोटा बैंक का डिपॉजिट इतनी तेजी से बढ़ा है। बैंक का कासा रेशो, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बैंक की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, कासा रेशो जिस पर इतना फोकस करा जाता है, अगर मर्जर से पहले बात करें तो उस बैंक का कासा रेशो 11.5% के आसपास था, यानी कि ये बैंक जो है काफ़ी ख़राब स्थिति में था। और आज अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 की, 46.4% का कासा रेशो है इस बैंक का। आप सोचिए बैंक ने कितने मल्टीफोल्ड यहाँ पर अपने कासा रेशो में इंक्रीज़ किया है या उसमें ग्रोथ की है, वो ये बताता है कि इस बैंक ने अपनी हालत को कितनी तेज़ी से सुधारा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो FY19 पूरे साल के अंदर इस बैंक की लगभग 4,845 करोड़ रुपए थी, जो FY23 के अंदर लगभग 12,835 करोड़ रुपए हो चुकी है। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, आप कह सकते हैं मल्टीफोल्ड यहाँ पर उसके अंदर ग्रोथ दिखाई है। बैंक का ब्रांच नेटवर्क 2018 में 206 ब्रांच ही चलाता था बैंक, आज लगभग 862 ब्रांचेज हैं। तो आप सोचिए जिस बैंक ने अपनी ब्रांच में लगभग 400% की ग्रोथ दिखाई है मात्र 5 सालों के अंदर, तो वो बैंक कितने बड़े यहाँ पर ग्रोथ पाथ पर चल रहा है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा जाता है, प्रोविजन से पहले जो बैंक ने प्रॉफिट किया तो उस पर भी काफ़ी फोकस करा जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। FY20 के अंदर 1,764 करोड़ रुपए के PPOP पे था ये बैंक, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर था ये बैंक। आज 4,607 करोड़ रुपए का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट था बैंक का FY23 के अंदर। तो आप सोचिए बैंक ने ग्रोथ जो करी है वो सभी पैरामीटर्स पर इस तरीके से करी है कि आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा 300%, 400% इस बैंक ने अपने यहाँ पर रेशोज में ग्रोथ दिखाई है। बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी FY21 के अंदर 2.73% था, FY24 के H1 के अंदर यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पर अब तक 11.36% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। सिंगल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी 2.73%, अब लगभग 11.36% पहुंच चुकी है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.29 की रिटर्न ऑन एसेट्स थी FY21 के अंदर, अब लगभग 1.20 पहुंच चुकी है हाफ ईयरली बेसिस पर इस साल।
तो बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से, रिटर्न ऑन एसेट्स के लिहाज से, ब्रांचेस के लिहाज से अगर आप देखें, काशा रेशो के लिहाज से देख लीजिए, आप नेट इंटरेस्ट इनकम के लिहाज से देख लीजिए, डिपॉजिट के लेवल पे देख लीजिए, सभी चीज़ों पे अगर आप देखते हैं तो इस बैंक ने यहाँ पर अपनी क्वालिटी डेवलप की है, बैंक ने बेस बनाया है, बैंक ने जो पास्ट में जो बैंक के अंदर दिक्कतें थी उन दिक्कतों को दूर कर कर बैंक ने ग्रोथ के नए यहाँ पर अपने लिए पाथ तैयार किए हैं। और आपको बताता हूँ मैं इस बैंक के बारे में, जब दिसंबर 2018 के समय इस बैंक का मर्जर हो रहा था, उस समय इस बैंक ने काफ़ी कुछ टारगेट लिख कर दिए थे शेयर होल्डर्स के लिए, और जो ये इस बैंक का जो नया मैनेजमेंट था उन्होंने उस समय जो वादे किए थे, मुझे लगता है आज बैंक ने लगभग 95% अपने गोल अचीव कर लिए हैं। यानी कि इस बैंक का मैनेजमेंट, आप सोचिए उस समय जो बैंक की हालात थी उस पर भी जो कमिटेड किया था बैंक के मैनेजमेंट ने वो आज पूरा किया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 100 रुपये में जो ये आज मैनेजमेंट मिल रहा है, इस तरीके का मैनेजमेंट आपको हर बार नहीं मिलता। इसलिए इस बैंक को लेकर विश्वास होता है कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और जो लोग बाग इस बैंक को लेकर छोटे मोटे टारगेट के लिए बैठे हैं ना, उन्हें अपना व्यू यहाँ पर बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। और बैंक का शेयर अगर कुछ महीने नहीं चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो इसे लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने में मदद करेगी। और बैंक का मैनेजमेंट जो है वो भी आप कह सकते हैं दिन रात इस बैंक को लेकर काफ़ी काम कर रहा है, वो भी इस बैंक के आने वाले समय में बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बैंक भी आपको आने वाले समय में यहाँ से 7 गुना 8 गुना होता हुआ दिखाई दे, पर उसके लिए आपको इस बैंक को समय देना होगा। बड़े इन्वेस्टर्स की तरह आपको सोचना होगा। इस बैंक को आपको टारगेट में ना बांधकर आपको इसे समय देना चाहिए। ये बैंक आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखता है। जिस तरीके से कैपिटल फर्स्ट ने 8-10 सालों के अंदर लगभग 7 गुना पैसा बनाकर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है IDFC फर्स्ट बैंक भी आपको वैसा ही रिटर्न दे या आपको HDFC बैंक जैसा रिटर्न दे, पर उसके लिए आपको बैंक को यहाँ पर इंतजार करना होगा शेयर खरीद कर। बार बार अगर आप इस बैंक के अगर शेयर प्राइस को देख रहे हैं, शायद ये बैंक आपके हाथ से छूट जाए और आप IDFC फर्स्ट बैंक से एग्जिट हो जाएं। तो मेरी नज़र में IDFC फर्स्ट बैंक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है उन्हें इसे लॉन्ग समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बैंक के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स क्लियर कट ये बताते हैं कि बैंक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैंक है और प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक आपको आने वाले समय में एक अच्छा बड़ा बैंक बनने की क्षमता रखता है। और पैसा आप सीखिएगा जब ही बनता है जब एक स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप में बदलती है, उस दौरान ही उस कंपनी के अंदर पैसा बनता है। और स्मॉल कैप से लार्ज कैप बनने की जर्नी में कंपनी को कई साल लगते हैं, ना कि कई महीने। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर आज आपको काफ़ी कुछ जानने में मदद करेगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।